students who are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am. Today in this lecture, we will revise about these DPSPs, Directive Principles of State Policy. This is a chapter in your Indian Polity and Constitution, and today we will go through all the DPSPs. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आज हम रिवाइज करेंगे. मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया है बैच में, इन डिटेल हमने इस पे डिस्कस किया है. सो टुडे लेट्स रिवाइज इट सो दैट कि आपको ये कभी आप भूले ना. ठीक है, तो यहाँ पे ही आप रिवाइज करोगे, याद रखोगे सारा. ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है DPSPs के लिए, पहले इनको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSPs बोलते हैं. DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की फुल फॉर्म है. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, इनको हमने, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ बैग ऑफ बोरोड दीज कॉन्सेप्ट्स. हमने बहुत सारी चीज़ें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लाया है. तो जो DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हमने आयरलैंड से लाया है. आयरलैंड, ठीक है, वहीं से लाया है. वी हैव टेकन दीज फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, DPSPs. ठीक है, तो ये सबसे पहली बात, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है. और मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया तब मैंने आपको बताया कि जो DPSPs है वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, पार्ट 3 में क्या है ज़रा बताओ, शाबाश. कमेंट सेक्शन में लिखो पार्ट 3 में क्या है, शाबाश. फंडामेंटल राइट्स है. और पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में DPSPs है. और इसके बाद पार्ट 4A में आ जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, तो DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में, पार्ट 4 में है. कभी नहीं भूलना है, अभी पूरी तरह से याद रखना है इसको. पार्ट 4 में DPSPs है. और कहाँ से हमने लाया है, आयरलैंड से लाया है. शाबाश, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी प्रोविजंस देखे हैं वो किन आर्टिकल्स में हैं, वो किस किस आर्टिकल में है. आर्टिकल 36 से लेके 51 तक DPSPs में आता है. आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है DPSPs में. ये आपको याद रखना है. आपको याद होगा मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई, वो किस आर्टिकल में आती है, 51A में. पुराना भी रिवाइज हो रहा है. 51A में मैंने आपको परसों पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. वो 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं. तो DPSP जो है और फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो आर्टिकल 35 तक आते हैं. और 35 और 51A के बीच में क्या आता है, 36 to 51. ठीक है, तो इसमें आएगा DPSPs. फिर से मैं एक बात समझाऊंगी, आप कैसे याद रखोगे इसको. देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 51A आर्टिकल में आती है. और फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 to 35 आ जाती है. जो इनके बीच में आर्टिकल्स है ना, वो DPSPs है, 36 से लेके 51 तक. ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे, जो आर्टिकल्स कौन कौन से डील करते हैं DPSPs के साथ. यहाँ पे आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक डील करते हैं. किसके साथ, DPSPs के साथ. जितने भी DPSPs देखे वो इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू देखे, 36 to 51. और किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं. शाबाश. चले, दे आर डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट टू गाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज प्रपोज्ड बाय द प्रियम्बल. हमारे प्रियम्बल में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है. तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चैप्टर है, यही DPSPs. आपको मैंने पढ़ा है, जो ऑलरेडी पढ़ा है, जो फंडामेंटल राइट है वो हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं. लेकिन जो DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं. शाबाश. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. नॉन जस्टिसेबल क्या होता है, अगर गवर्नमेंट आपको DPSP प्रोवाइड भी नहीं करेगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो. कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं है. अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो जस्टिसेबल है. इसलिए हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, आप कोर्ट जा सकते हो. लेकिन DPSPs आर नॉट जस्टिसेबल, दे आर नॉन जस्टिसेबल, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो. ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो. DPSPs क्या है, वो नॉन जस्टिसेबल है. तो क्या क्या आपने याद रखा, यहीं पे आपको पूरा याद में कराऊंगी. पहली बात, हमने आयरलैंड से लाई है ये वाला प्रोविजन. उसके बाद ये पार्ट 4 में है. और इसके साथ जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो है आर्टिकल 36 to 51. ठीक है, और जो DPSPs है वो क्या है, वो नॉन जस्टिसेबल है. ठीक है, और प्रियम्बल में जो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात हुई है वो हमें DPSPs ही बताते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में. ठीक, शाबाश. चले, द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू कीप दिस प्रिंसिपल्स इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज. अब ये जो DPSPs है, इसमें ये बताया गया है गवर्नमेंट को, जब भी आप कोई पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स लाओगे, आप
क्या माइंड में रख के लाओगे? आप डीपीएसपीज को माइंड में रख के लाओगे। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी डीपीएसपीज में क्यों कौन कौन सी बातें की गई हैं, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान्स प्रोग्राम्स लाते हैं वो डीपीएसपीज को माइंड में रख के लाते हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे नरेगा है, वो वर्क देता है 100 डेज ऑफ वर्क, जैसे मैटरनिटी लीव है, या उसमें जो मिलती है सैलरी विद सैलरी लीव मिलती है फीमेल्स को। अच्छा, जैसे न्यूट्रिशनल फूड्स है, FSSAI एक्ट जो हमारे लाया गया है वो भी डीपीएसपीज में लिख के है। जैसे पंचायत से आर्टिकल 40 हमें बता दें, वो भी डीपीएसपी में लिख के है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसमें ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट को बताया गया है कि जब भी आप लॉज बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, आप क्या ध्यान में रखोगे? डीपीएसपी को ध्यान में रखोगे। Despite being non-justiciable, the directive principles act as check on state. अब ये तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये चेक करते हैं स्टेट पे गवर्नमेंट की कि ये क्या करेगी पैसों का, क्योंकि डीपीएसपीज में उनको डायरेक्शंस दे के है ना। डीपीएसपीज एक्ट एज डायरेक्शंस गवर्नमेंट के लिए कि आपको किस किस फील्ड में किस किस एरिया में काम करना है। आपको वुमेन के लिए काम करना है, आपको चाइल्ड के लिए काम करना है, आपको पंचायत के लिए काम करना है, आपको छोटी इंडस्ट्रीज के लिए काम करना है, आपको न्यूट्रिशन फूड्स के लिए काम करना है, आपको मोनूमेंट्स को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है। ये सब कुछ डीपीएसपीज में दे के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जो ये क्या है, ये डायरेक्शंस है। तो आर्टिकल 17 जो डीपीएसपीज में आता है ना, आर्टिकल 37 जो है वो डीपीएसपीज में आता है, 36 से ही स्टार्ट होता है ना। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 37 इसलिए बताएंगे, आर्टिकल 37 में ही दे के है, क्या दे के है, ये जो डीपीएसपीज है ना, दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस, कि अगर गवर्नेंस चलानी है वो इन्हीं बेसिस पे चलानी है। चाहे गवर्नमेंट किसी भी रूलिंग पार्टी की आ जाए, लेकिन जो गवर्नेंस चलानी है वो इन्हीं के बेसिस पे चलानी है। ये आर्टिकल 37 खुद ही डीपीएसपीज में लिखे है कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। देखो यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन बट आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, एंड इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू अप्लाई देम इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। और एक ऑब्लिगेशन रहती है जो भी रूलिंग पार्टी होती है कि जब भी वो कोई लॉ बनाएगी ना, वो ज़्यादातर लॉ आप देखोगे डीपीएसपीज के हिसाब से। कैसे मैटरनिटी लीव वाला लॉ देखो, आप देखो ये FSSAI एक्ट देखो, आप मोनोमर्ट प्रोटेक्शन एक्ट देखो, आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखो, वो या जो ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखो, वो सारे इन लाइट ऑफ डीपीएसपीज है। आगे जब आप डीपीएसपीज में पढ़ोगे ना कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है, फिर आपको समझ आ जाएगा। जब आप आए दिन देखते हो ना, गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई, गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री की ये पॉलिसी लाई, क्यों ये वाली पॉलिसीज लाता है? क्योंकि हमारी डीपीएसपीज में ये बताया गया है। तो आर्टिकल 37 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 खुद ही बताता है कि जो डीपीएसपीज है दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस के पिलर्स है यही, ठीक है। दे सर्व टू एम्फसाइज द वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, डीपीएसपीज हमें वेलफेयर स्टेट की बात करती है कि आप जो एक गवर्नमेंट है हमारी, वो वेलफेयर स्टेट है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है, लोगों के बारे में सोच के काम करती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो डीपीएसपीज हमें किस पे जोर देती है? वेलफेयर स्टेट मॉडल पे जोर देती है। अब इतना तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आपको याद कराऊंगी, अभी हम याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। सबसे पहले आर्टिकल मैंने कहाँ से कहाँ बताया, 36 से 51 तक इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 देखेंगे। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमें बताता है कि मतलब स्टेट हम बोलते हैं ना, स्टेट हम बोलते हैं पूरी कंट्री को जो गवर्नमेंट होती है। अब इसमें क्या क्या आएगा, हम किसको गवर्नमेंट मानेंगे? देखो यहाँ पे तो ऐसे नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा पता होना चाहिए। गवर्नमेंट हम बोलते हैं पार्लियामेंट के भी जो एक्ट आएगा उसको भी हम स्टेट मानेंगे, हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी स्टेट मानेंगे, हम पब्लिक ऑफिशियल्स को भी स्टेट मानेंगे, हम पंचायत को भी, म्यूनसिपलिटीज़ को भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी स्टेट मानेंगे। दैट मीन्स आर्टिकल 12 भी हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है फंडामेंटल राइट्स में, और आर्टिकल 36 हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है डीपीएसपी में। लेकिन ये सेम है, आर्टिकल 12 में भी जो डेफिनेशन देखे हैं स्टेट की, आर्टिकल 36 में वो देखे हैं। बोला जाता है कि जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वायलेट करेगा, आपका कोई लॉ या कोई कुछ करेगा आपके साथ, तो अगर इन बॉडीज़ में से कोई कुछ करेगा तो आप उसको बोलोगे कि गवर्नमेंट ने किया, स्टेट ने किया। जैसे पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, बोर्ड्स, BSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में आता है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है, ठीक।
इसके बाद आर्टिकल 37 मैंने आपको अभी बताया, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। इन प्रिंसिपल जो इस डीपीएसपी में देखे उनको अप्लाई करना है। मैंने बोला ना ये फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है, गवर्नेंस में इनको अप्लाई करना, ठीक है। इसके बाद 36 और 37 समझ आया, शाबाश। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 कि ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस है। इसके बाद है 38 क्या बताता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाना, ठीक है। स्टेट टू सिक्योर मतलब स्टेट की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है क्या, एक वेलफेयरिस्टिक माहौल बनाना, ठीक है। एक ऐसा सोसाइटी बनाना, एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना जहाँ पे लोगों के फ़ायदे की ही बात की जाए। आर्टिकल 39 सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारी जैसे वेलफेयरिस्टिक अप्रोच देखिए, सोशो इकोनॉमिक इस पे काम करना। देखो 39A में सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो गरीब लोग होते हैं ना या जो लाचार लोग होते हैं उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, इक्वल जस्टिस की बात करना। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों को एक्सेस नहीं मिलता है ज़्यादा, उनको पता ही नहीं होता। कोर्ट्स तो अवेलेबल है लेकिन उन बेचारों को पता नहीं होता है हम लॉयर कैसे करेंगे, फिर केस हमारे हुकूक क्या है, राइट्स क्या है, फिर फ़ी कितनी लगती है। तो उनके लिए फ्री रखा गया है लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात की गई है गरीबों के लिए। तो आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 40 मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। देखो ये गांधी जी ने बोला था विलेज पंचायत्स बनाओ, फिर इसको प्रैक्टिकल शेप कब मिली इस आर्टिकल 40 को, इसको प्रैक्टिकल शेप मिली। शाबाश, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप कब मिली। आर्टिकल 40 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो कि गांधी जी ने बोला था। आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप मिली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जब इसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को, ठीक है। तो आर्टिकल 40 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये बताता है गवर्नमेंट को कि लोगों को आपको काम भी देना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है और आपको हेल्प भी करनी है, कुछ केसेस में इनको पब्लिक असिस्टेंस देनी है। 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, काम कर रही है, उसके आप कंडीशंस वहाँ पे सही रखो, उनके लिए वॉशरूम्स अवेलेबल होने चाहिए, उनकी जो है दुएं में नहीं उनको काम करना है, या बाकी भी बच्चे हैं चाइल्ड लेबर नहीं लगाना है, ठीक है। काम करने की जो कंडीशन है ना, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 43 लिविंग वेज एट स्ट्रफ फॉर वर्कर्स। अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको उस काम के हिसाब से पैसे दो। ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी, आप एज अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं रखो, लेकिन एज अ वर्कर उनको ट्रीट करो और उनकी जो सैलरी है या वेज है उसी हिसाब से दो। अब यहाँ पे आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो वर्कर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करा इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में, सो दैट उनको लगेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ऐसा नहीं उनको लगेगा कि ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। जब वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, जब वो मैनेजमेंट में काम करेंगे, उनको लगेगा नहीं हमारा भी कुछ है, हम अगर काम कर रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं, हमें वैल्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B हमें बताते हैं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको पता होता है ये होती हैं, ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स डालते हैं, फिर उसे कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और उस कारोबार में जो भी मुनाफा आता है वो लोग आपस में बांटते हैं। तो उसमें ये होता है किसके लिए, ये लोगों को आपस में इकोनॉमिकल फ्रीडम के लिए होता है, सो दैट कि जो गरीब है वो गरीब लोग गरीबी से बाहर आ जाए। तो उसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती है, गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिफरेंट स्कीम्स ला के। तो आर्टिकल 43 हमें बताता है कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और देखो अब रिसेंटली आपको पता है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई। तो वो क्या जहन में रख के बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या जहन में रख के बनाई, शाबाश, DPSPs। यही होता है आर्टिकल 37, DPSPs आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। तो जब भी कोई गवर्नमेंट काम करता है उनको दिमाग में DPSPs होनी चाहिए। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई गई, इसलिए प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट जो है उनके, जैसे भारतीय जनता पार्टी, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वो अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आर्टिकल 44। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। मतलब जैसे अभी हम देखेंगे मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स या इनहेरिटेंस राइट्स जो है वो अलग अलग है डिफरेंट रिलीजन्स के बेसिस पे। हिंदूज़ को अलग है, मुस्लिम्स अलग मानते हैं, शरिया लॉ चलता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सब सिटीजन्स के लिए इक्वल लॉज होंगे।
ठीक है, इन सोशल मैटर्स। उसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल तक, 0 to 6 ईयर्स जो भी बच्चे होते हैं, 6 साल तक बच्चों को एजुकेशन फराहम करना, जैसे होते हैं ना आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्री स्कूल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 46 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जितने भी वीकर सेक्शंस हमारी सोसाइटी में है, हमारी कंट्री में है, उनके लिए एजुकेशनल प्रमोशन करना, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाओ, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाओ, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ लाओ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो भी अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। तो आर्टिकल 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस ज़मीन में। उसके बाद आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए काम करना है गवर्नमेंट को। तो वो क्या क्या काम करता है आपको पता है, लिक्वर पे बैन की गई है बहुत सारे स्टेट में, या जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रहा है गवर्नमेंट, या जो है आंगनवाड़ी में बच्चों को फ्री फूड मिलता है, उनकी न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई गई है। तो आपको अब समझ आता है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है डीपीएसपीज को दिमाग में रख के। आर्टिकल 48 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के लिए जो है काम करना। तो आपको पता ही है गवर्नमेंट कैसे कृषि विज्ञान जो है बहुत सारी, जैसे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, या एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो वैक्सीनेशन, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आर्टिकल 48 जो डीपीएसपी से बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A क्या बताता है, 48A बताता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48 हमें बताता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, लेक्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। आर्टिकल 49 क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, पैलेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 49 हमें बताता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे हेरिटेज है, बिल्डिंग्स है, पैलेसेस है, जितने भी हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो जितनी भी हेरिटेज है उनको बचाना है। आपको पता है मोनूमेंट एक्ट भी हमारे पास है, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एक्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाई गई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है इन मोनूमेंट्स को बचाने के लिए, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, परी महल है, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे। आर्टिकल 50 क्या बात करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। तो आर्टिकल 50 हमें बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो जुडिशरी का काम होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। देखो जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्टर होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उनके हाथ में जुडिशरी मत दो। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाले हैं। अगर खुद वही जज बन गए, क्या वो खुद को कसूरवार ठहराएंगे? कभी कभी नहीं ठहराएंगे। तो इनके लिए क्या, इसलिए क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। जुडिशरी अलग ऑर्गन होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव अलग ऑर्गन होना चाहिए। जैसे कि 3 ऑर्गन है यहाँ पे, लेजिस्लेचर वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो लॉ इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी वो क्या करती है, वो उन दोनों को नज़र रख के क्या करती है, वो देखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि नहीं चलते। अब अगर वो खुद ही जजेस हो गए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएंगे। अब अगर जुडिशरी अलग हम रखेंगे और फ्री इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखेंगे, वो नज़र रखेगी कि क्या लेजिस्लेचर काम कर रहा है सही से, क्या मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं सही से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाते हैं तो जुडिशरी उस एक्शन को नल एंड वाइड करार देती है। तो इसलिए आर्टिकल 50 हमें बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल, अच्छा यही है 51। आर्टिकल 51 हमें बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमें प्रमोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम रखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो हमें आपस में क्या रखना है, अमन पसंद हमें रहना है। आपको पता है इंडिया ऐसी कंट्री है, जवाहरलाल नेहरू का भी यही थॉट था कि हमें जो है फॉरेन अफेयर्स अच्छे से रखने चाहिए। इंडिया को दूसरों को रास्ता दिखाता है पहले से, जब से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 हमें बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, याद ही कराती हूँ सारे। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो आर्टिकल 40 किसके बारे में है। शाबाश, आर्टिकल 40 किसके बारे में है? वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 50 किसके बारे में है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। शाबाश। आर्टिकल 49 मोनोमेंट्स, नाउ और 49 नाउ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड पैलेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 51 किसके साथ डील करता है? शाबाश, कोई लिख सकता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 49 नाउ मतलब मोनूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड पैलेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद
आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल पूरा नहीं याद रखना है, बस कीवर्ड्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 में आती है। 48A जो है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स रिवर्स लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब 48A एनवायरमेंट के साथ डील करता है, 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के साथ डील करता है, 49 मोनूमेंट्स के साथ डील करता है, 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। उसके बाद 47 रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 47 न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ की बात करता है, ठीक है। 46 क्या करता है, कोई बता सकता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। 46 बात करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना है। 45 6 साल तक के बच्चे के लिए हमें एजुकेशन, स्टेट को क्या चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि आंगनवाड़ीज़ है, प्री स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 43 प्रमोशन, 43B क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 43B है। चलो मुझे बताओ आर्टिकल 50 किसका साथ डील करता है? वेरी गुड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शाबाश। 48 एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। 42 provision for just and human conditions of work and mandatory leave. 41 right to work education public assistance in certain cases. Article 40 organization of village panchayats, ठीक है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर, ठीक है, फ्री लीगल एड फॉर पुअर। तो ऐसे 38 सिक्योर एज सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर 38। 37 आपको पता है, दीज आर द फंडामेंटल, DPSPs आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर से मैं आपसे पूछूंगी 36 क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। 48 एनिमल हस्बेंड्री एंड agriculture, yes, agriculture and animal husbandry। 48A protection of environment। 49 now मतलब monuments protection, ठीक है। 50 separation of judiciary from executive। 43A 39A equal just and free legal aid, और 38 social order for welfare of people। अच्छा, 46 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। 47 रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये सारा कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे किसमें, DPSPs में। याद हो गया सारा। UCC किस में आता है, किस आर्टिकल में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शाबाश, आर्टिकल 44 में। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चले, इसके बाद कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 रिफ्लेक्ट करता है गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब गांधी जी का जो व्यू था ना, वो कौन से आर्टिकल्स रिफ्लेक्ट करता है? 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस, ठीक है। 43B आपको पता है, 43B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना या वर्कर्स का मैनेजमेंट में टेक पार्ट करना। 46 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशन, ये 47 रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। 48 गांधी जी बोलता था कि एग्रीकल्चर पे काम करो, एनिमल हस्बेंड्री पे काम करो। तो ये सारे कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ये आर्टिकल्स, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46 एंड 47, 48, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना, देखो सॉरी यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे एरर है, मिसप्रिंट है। 42 देखो ये जो DPSP है ना, ये सारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये जो DPSP है ना, ये सारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हो गई है। कौन कौन सा ऐड हो गया? ये 39 है, 39, 39A, 43A, 48A ऐड हुआ, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए कुछ DPSPs जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जैसे कि 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, 43A, ठीक है, 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, या 39 आर्टिकल, ठीक है। ये सारे कुछ ऐड हुए। इसके बाद आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 ये भी ऐड हुआ, लेकिन किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मैंने आपको इन डिटेल बैच में पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ रिविजन चल रहा है। तो कुछ अमेंडमेंट एक्ट से DPSPs को ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कुछ DPSPs को ऐड किया गया, जो कि मैंने आपको अभी बताया। 44 से 38 वाला सब क्लॉज 2 वाला ऐड हुआ।
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। देखो ये मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ाया था कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। लेकिन इससे क्या हुआ, आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट है ना उसको चेंज किया गया। आर्टिकल 45 भी चेंज हुआ उससे 86th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। आर्टिकल 45 का जो ये था ना अंदर से टेक्स्ट, वो चेंज किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2002 में आया। अब देखो 43B क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, तो इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। जो 2011 में आया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उससे 43B को ऐड किया गया, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और 44 अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 38 सब क्लॉज बी को ऐड किया गया। और 86 से 45 आर्टिकल को ऐड किया गया या चेंज किया गया उसका सब्जेक्ट, ठीक है। 25th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, आर्टिकल 31C इंक्लूड किया गया, जिसने बोला कि जो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ये कभी कभी कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया, जो हमें बताता है कि जहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सुपरमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, इसने इस आर्टिकल 31C ने यूटिलिटी ऑफ DPSPs को बढ़ा दिया, ठीक है। KT शाह ने क्या बोला, said that directive principles of state policy is a check which is paid on banks convenience। देखो मैं ये बताऊंगी ये स्टेटमेंट क्या है। KT शाह said that the directive principles of state policy is a check which is paid on banks convenience। देखो ये क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, उस टाइम जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो इंडिया एक मतलब इंडिया में गरीबी बहुत थी, अन्य जो इलिटरेट पीपल ज़्यादा थे, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, पॉवर्टी ज़्यादा थी। तो उस टाइम इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर एक लॉ को जस्टिसेबल बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बना दिया गया, अगर आपको फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करेगा आप कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों नहीं रखा गया जस्टिसेबल, क्योंकि उस टाइम इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं थे। अगर इनको जस्टिसेबल बनाया दिया गया होता, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप गवर्नमेंट को क्या करते, आंसरेबल ठहराते, कोर्ट जाते। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट के पास हमेशा ऐसे रिसोर्सेज हो। तो फिर इसीलिए KT शाह ने बताया कि एक चेक है, बैंक्स कन्वीनियंस पे इसको साइन किया जाता है, मतलब अगर बैंक में पैसे हैं तब आपको ये चेक मिलती है। तो सेम इज़ द केस विद DPSP, जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं तब वो काम करते हैं DPSPs पे, तब वो सारे DPSPs पे काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट के पास कम रिसोर्सेज होते हैं तो फिर वो क्या प्रायोरिटाइज करते हैं DPSPs को, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसीलिए KT शाह ने बोला कि DPSPs ये इट इज़ जस्ट लाइक अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। जितने हमारे पास पैसे होगी गवर्नमेंट ट्रेजरी में, उतना DPSPs पे काम होगा, उतना एग्रीकल्चर फील्ड में काम होगा, इतना गवर्नमेंट नई स्कीम्स लाएगा एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उतना गवर्नमेंट एनवायरमेंट के लिए काम करेगा, उतना एजुकेशन के लिए काम करे, उतना SC STs के लिए काम होगा, ठीक है। उतना लीगल एड फ्री मिलेगा लोगों को, पुअर पीपल को। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्राइबल्स। तो इससे जो DPSPs है ऑब्वियसली ये हमें गवर्नमेंट को ये भी बताता है आपको चिल्ड्रन के लिए काम करना है, आपको वुमेन के लिए काम करना है, आपको ट्राइबल्स के लिए काम करना है, ठीक है। तो DPSPs इन शॉर्ट हमें वेलफेयरिस्टिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी वेलफेयरिस्टिक स्टेट का व्यू है वो बताती है। और DPSPs हमें जो है क्या बताती है, सोशो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात बताती है कि वो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात बताती है, DPSPs हमें सोशो और इकोनॉमिक राइट्स की डेमोक्रेसी की बात बताती है। और DPSP जो है आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, हमने आयरलैंड से लिया है, इसको जो है पार्ट 4 में है, 36 to 51 आर्टिकल्स इसके साथ डील करते हैं। आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा कि आपको कितनी जो है इम्प्रूवमेंट हुई ये लेक्चर रिवाइज करके, सो दैट कि मैं कंटिन्यू करूँ ये सीरीज़, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।